26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये कई बार बड़ा अजीब सा लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति ही नहीं, शुरुआती दौर में यूपीएससी के विद्यार्थी भी कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ये गणतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या है? या बड़ा अभी जैसे आपने मासूम क्वेश्चन पूछा कि सर 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान क्यों स्वीकारा, जबकि 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान अंगीकृत हो चुका था। इस बात को थोड़ा इस तरह समझते हैं। लकीली हमारी प्रियम्बल जो हमारे संविधान की उद्देशिका है, उसका पीडीएफ हमारे पास है और आप सब जानते होंगे कि प्रियम्बल को संविधान की कुंजी कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। और ऐसे में आप जैसे ही देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल, या हम बात करें भारत का संविधान उद्देशिका की, तो आप देखिए इसमें हम भारत के लोग भारत को, और वो सारी बात करते करते 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये 26 नवंबर 1949 को ये हमारा ऑफिशियल दस्तावेज है, ये हमारा प्रियम्बल है संविधान का, जिस संविधान से हमारा देश शासित होता है। अगर इंग्लिश में हम कहें तो साफ लिखा गया है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियरबाय अडॉप्ट इन एक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स, हमने आत्मार्पित कर दिया। तो एक चीज तो बहुत साफ है कि हम 26 नवंबर 1949 में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर केवल तैयार नहीं हुआ, हमने अंगीकृत कर लिया और साथ ही साथ हमने आत्मार्पित कर लिया और इनएक्ट भी कर लिया। अब पहला प्रश्न जो है कि 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? हमने ये लगभग 2 महीने इंतजार क्यों किया संविधान लागू करने में? तो इसके पीछे इतिहास है। इसका कारण यह है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। रावी नदी के किनारे हमारा तिरंगा लहराया। आपको याद होगा 1929 में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन में, और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और उसी हमारा जो गोल्डन डे था उसको मेमोराइज, उसको और यादगार बनाए रखने के लिए हमने 26 नवंबर को अंगीकृत तो कर लिया, लेकिन इसे इनेक्ट किया, इसे लागू किया। इनेक्ट तो 26 जनवरी प्रियम्बल में लिखा हुआ है 26 नवंबर को ही, लेकिन हमने इसे लागू किया 26 जनवरी 1950। तो सबसे पहले क्या मेहनत हुई थी इस संविधान को बनाने में, आप सब जानते हैं। इतने समय की गुलामी के बाद जब हमने इसको, आपको याद होगा 2 साल 11 महीना और 18 दिन, कितना समय लगा, कितना मेहनत, कितना पसीना बहाया हमारे संविधानविदों ने। उनको हमें हमेशा सैल्यूट करना होगा। और एक पहली बात एकदम अब क्लियर हो गई होगी कि 26 नवंबर को ठीक है एडॉप्ट हो गया, इनएक्ट हो गया, और साथ ही साथ हमने अवरसेल्व्स को हमें एक तरह से आत्मार्पित कर लिया, लेकिन 2 महीना वेट किया 26 जनवरी 1930 को याद करते हुए। तो पहला प्रश्न आपका ये क्लियर हो गया कि 2 महीने हमने वेट किया। अब देखो, कई लोग इसको महत्व देते समय यह भी कहते हैं कि वास्तविक आजादी हमारी 26 जनवरी 1950 को, वास्तविक आजादी 26 जनवरी 1950 को मिली। अब आपको लगेगा सर आजाद तो हम लोग 15 अगस्त 1947 को हो गए। गलत आप नहीं है, लेकिन वास्तविक आजादी इसलिए क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हुए, लेकिन अभी भी एक तरह से आप मोनार्की, जॉर्ज VI इस समय जो इंग्लैंड का
किंग था, उसका नाम था जॉर्ज सिक्स। और आपका जो शासन चला भारत किस, इसका मतलब आप एक तरह से मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन से आए। और साथ ही साथ दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि भाई अभी हमारा संविधान लागू नहीं हुआ तो किसी रूल से, किसी रेगुलेशन से तो भारत का शासन चल रहा होगा। आप देखिए क्या दुर्भाग्य है। और इसीलिए पढ़ाई बारीकी से करना चाहिए और 26 जनवरी का महत्व अब आपकी नजरों में जरूर बढ़ेगा। इसलिए क्योंकि एक तो जॉर्ज सिक्स अभी भी किंग है। और याद रखिए हमारे गवर्नर जनरल साहब शुरुआत में कौन बने हुए हैं, तो लॉर्ड माउंटबेटन। और ये माउंटबेटन साहब 15 अगस्त 1947 से लेकर, मुझे बहुत अच्छे से डेट याद रहती है क्योंकि हिस्ट्री पढ़ाता हूं, 21 जून 1948 तक, 1948 आप जून समझिए, तब तक तो माउंटबेटन ही थे। जब ये हमारे गवर्नर जनरल हैं और हम अभी भी सम्राट के प्रति कृतज्ञ हैं, तो इसका मतलब है वो आजादी, वो पूर्ण आजादी की अभी भी जो हमारी आ, कहिए कि मान्यता है वो पूरी नहीं हुई। फिर आपको याद होगा माउंटबेटन की जगह सी राजगोपालाचारी, जो पहले भारतीय, जिन्हें हम सीआर के नाम से भी लोकप्रिय नाम से जानते हैं, सी राजगोपालाचारी बने। और इस तरह से 1950 26 जनवरी तक इस व्यवस्था से चला गया। और किस रूल से हुआ, तो ज्यादातर आपको याद होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 1935 का जब एक्ट आया था। अभी भी भारत सामान्यतः उसकी ही मूल मान्यताओं से शासित होता रहा। तो बताइए, इसका मतलब बड़ा साफ है कि अभी हमें हमारा रूल, हमें अपने अनुसार किस तरह शासित होना है, अभी मान्यता नहीं मिली। इसलिए 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब वास्तव में भारत का, भारतीयों के अनुसार, भारत द्वारा इस तरीके से अब हमारी शासन व्यवस्था संचालित होने लगी। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान के लागू होने को, हमें एक वास्तविक आजादी के रूप में देखा जाना चाहिए और देखा जाए। तो मेरे ख्याल से दो पॉइंट क्लियर होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमने क्यों लागू किया, 2 महीने तक क्यों वेट किया, और दूसरा कि ये क्यों वास्तविक आजादी है। एक बात, इस जब उद्देशिका आपने देख ही ली है तो एक बात और याद रखिए, कई तरीके से पढ़ने और समझने का संदर्भ लिया जाता है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखो, उस हमारी प्रियम्बल में ही कितनी खास बात है। पहला सब कहता है हम भारत के लोग। जब हम भारत के लोग कहता है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको पता होना चाहिए। ये बता देता है हमारा प्रियम्बल, हमारे संविधान की उद्देशिका में जो हम भारत का लोग है, वो ये क्लियर कर देता है कि भारत में संप्रभु कौन है। तो हु इज सॉवरेन इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। याद रखिए, भारत में संप्रभुता, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग के। तो पहला सब। दूसरा जब शुरू करता है तो भारत को क्या बनाना चाहता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब यह बात और आपको याद होगा कि जब हमारा मूल संविधान बना, तो मूल संविधान में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। ये सब 42वें संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके साथ लागू हुआ। इसका मतलब यह है कि हमारे संविधान की मूल उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य था। ये दोनों शब्द बाद में जुड़े 42वें संविधान संशोधन से। लेकिन आज के प्रियम्बल में यह है, तो वो जो एक प्रश्न आता है कि सर उद्देशिका क्या परिवर्तनशील है या नहीं, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है, हमने उसको किया। अब देखो, इसका मतलब क्या है, यह बताना चाहता है कि आखिर भारत का जो राज्य होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा। देखो कितना बढ़िया ये फैक्टर है, कितनी महत्वपूर्ण चीज छुपी हुई है। पहला हम भारत के लोग बताता है, हु इज सॉवरेन इन इंडिया, संप्रभु कौन है। यहां से लेकर यहां तक बताता है कि हमारे शासन की प्रकृति क्या है,
हम किस तरह के स्टेट हैं, और फिर बोलता है क्या चाहिए उसके समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की। इतनी बात, मतलब ये क्या कहता है, ये है उद्देश्य। आखिर हमें क्या करना है? हम भारत के लोग सॉवरिन हैं, हमारी प्रकृति कैसी है, हम ऐसे राज्य हैं, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, हम समाजवादी हैं, हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। अब क्या करना चाहते हैं सरकार, या इस संविधान के माध्यम से लोगों को क्या मिलना चाहिए? तो ये उद्देश्य है हमारा, और ये यही पूरा करना, यही संविधान का एक ऑब्जेक्टिव है जिसके तहत हम लोगों को ये चीजें मुहैया या उपलब्ध कर सके। तो पूरी उद्देशिका को 3 भागों में बांटकर अगर कॉन्सेप्चुअल तरीके से चलोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये 3 मेजर चीजें इसमें बताई गई हैं कि संप्रभु कौन है, आखिर नेचर क्या है, और तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखो, अभी जैसे हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो उस बच्चे ने पूछा कि सर ये सब तो ठीक है, कभी कभी एक कंफ्यूजन और आती है कि ये गणतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या है? गणतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या है? क्योंकि भारत की जब बात करते हैं तो अभी आपने देखा कि भारत क्या है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये दोनों क्या सेम है क्या? तो थोड़ा सा हमें ये जानना है कि नहीं, ये दोनों एक नहीं है। सबसे पहले जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो स्वरूप से, उदाहरण से मैं कई तरीकों से समझाता हूं, 2-3 की पॉइंट में बताना चाहता हूं। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो तुरंत अब्राहम लिंकन साहब याद आते हैं, जब उन्होंने कहा था बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। और इस मामले में अंबेडकर साहब का मैं ज्यादा जो विचार है उसे महत्ता देता हूं, जब वो कहते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी जीवन पद्धति, ये एक पूरी जीवन पद्धति है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये शामिल होते हैं। तो ये ज्यादा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो जिसे हमें समझना चाहिए, और इस तरीके से लोकतंत्र की डेफिनेशन लिखनी चाहिए। अब देखिए, जब हम गणतंत्र और लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र में आप देखिए लोकतंत्र के कई रूप हैं। मैं एक उदाहरण से आपको बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन, ब्रिटेन जो है वो लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। केवल ब्रिटेन ही नहीं, अगर हम उदाहरण लें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्वीडन, स्पेन, नीदरलैंड, ये देखिए ये लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल दूं कि सर आपके मन में आएगा कि कुछ ऐसा भी है सर जो गणतंत्र हो और लोकतंत्र ना हो, ऐसा भी है। और इसका बेस्ट एग्जांपल तो जिसे डीपीआर के, जिसे हम नॉर्थ कोरिया कहते हैं, वो सबसे अच्छा है, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहता है। अब वो रिपब्लिक तो है, या आप चाइना का उदाहरण ले लीजिए, तो चाहे जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अपने आप को बोलता है, तो वहां गणतंत्र तो है लेकिन क्या आप लोकतंत्र कहेंगे? तो नहीं है। का मतलब यह है कि उदाहरण से भी क्लियर हो रहा है कि ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। अगर इन दोनों की डेफिनेशन में देखा जाए तो आप जानते होंगे कि गणतंत्र में 2 पॉइंट याद रखिए मूल। नंबर 1, यहां का जो शासक होता है, ये यहां का लोकतंत्र तो ना कहें लेकिन यहां का शासक ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। और शासक से भी बेटर बेटर टर्म होगा जब हम कहें कि वहां का जो राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्राध्यक्ष है, वो जनता या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से चुनेगी। मतलब साफ है, यहां राजा, यहां वंशानुगत
इसका कोई महत्व नहीं होता। यहां जनता चुनती है, ये नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आप देखिए हमारे यहां अगर राष्ट्रपति की परंपरा को देखें तो आपको बहुत साफ हो जाएगा कि कैसे पिछली बार रामनाथ कोविंद थे, अभी द्रौपदी मुर्मू हैं और पूरे उसमें देखिए किस तरह हम अलग-अलग पृष्ठभूमि से अलग-अलग जो हमारे लोग रहे हैं, अलग-अलग पृष्ठभूमि से, अलग-अलग विधा से उनको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख बनाया गया है, राष्ट्रपति बनाया। तो यहां पर पहला और ये बेसिक सी चीज है, सब जानते हैं कि राष्ट्र प्रमुख जो है वो वंशानुगत नहीं होता है ना। दूसरी तरफ इसका मतलब यहां राजतंत्र नहीं होता, जबकि लोकतंत्र में मोनार्की डेमोक्रेसी भी होती है। एक राजतंत्रीय लोकतंत्र हो सकता है, मोनार्की डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं। और मोनार्की डेमोक्रेसी का बहुत बढ़िया उदाहरण है ब्रिटेन, यूके और जापान। आप जिसका भी उदाहरण ले लें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो भी। तो पहला। दूसरा बिंदु और इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र और गणतंत्र में एक बड़ी अच्छी बात इस तरह से कही जाए कि यहां पर लोकतंत्र में बहुमत इंपॉर्टेंट होता है। कॉमन विल जिसको कहते हैं, इच्छा शक्ति, जो बहुमत की इच्छा होती है वो इंपॉर्टेंट होता है। जबकि यहां इंडिविजुअल, व्यक्तिगत नागरिक को प्राथमिकता दी जाती है। व्यक्तिगत नागरिक को महत्ता दी जाती है गणतंत्र में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जब हम डेप्थ एनालिसिस करते हैं, जब हम थोड़ी गहराई से पढ़ते हैं, आप किसी भी इवन क्लास 6 से ही शुरू हो जाता है कि गणतंत्र क्या है, तो सामान्यतः गणतंत्र का नाम आते ही हम यही समझते हैं कि जहां पर शासक या राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा चुना जाता है। तो ये तो पता होना ही चाहिए, बेसिक है। लेकिन अब अंतर और क्या होना चाहिए? तो यहां पर व्यक्तिगत नागरिक को प्राथमिकता दी जाती है, यहां पर बहुमत की इच्छा को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि कई बार लोकतंत्र में जो अधिकार हैं, दिए गए हैं, अगर बहुमत की इच्छा चाहे तो दिए गए अधिकारों में संशोधन या उसे हटा सकती है, ओवरराइड कर सकती है। बहुमत की इच्छा दिए गए अधिकारों को हटा सकती है, प्रतिस्थापित कर सकती है। लेकिन गणतंत्र में जो हमारे अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार सुरक्षित हैं, उन अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। दूसरा अंतर हुआ कैसे? तो इसी का नेक्स्ट पॉइंट, इसी के ओवरफ्लो में देखिए, तो यहां पर शब्द आएगा और ये होगा संविधान। यहां आपकी रक्षा के लिए बना है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान द्वारा प्रोटेक्टेड है आप देखिए फंडामेंटल राइट। हमारा जो संविधान का भाग 3 है, पार्ट 3 है, उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अधिकार किसको दिए गए हैं? इंडिविजुअल्स को। किसके खिलाफ दिए गए हैं? राज्य के। तो अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है राज्य, तो आप खिलाफ जा सकते हैं न्यायालय में। ये फोर्सेबल। आप ये न्यायालय में जाकर आप अपने अधिकारों की रक्षा की बात कर सकते हैं। तो ये संविधान प्रोटेक्ट करेगा। यहां पर जब हम लोकतंत्र की मेयर डेफिनेशन केवल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो यहां पर मैंने फिर कहा कि बहुमत की इच्छा के हिसाब से कानून जो है अपना स्वरूप बदल सकता है। तो ये 3-4 मेजर अंतर हैं जो हमें डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में समझना है। लेकिन सामान्यतः इनको साथ-साथ समझा जाता है, लेकिन उदाहरण से जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें रिपब्लिक अपने आप को घोषित तो करते हैं, लेकिन उन्होंने रिपब्लिक के उसको डिटेरिएट किया है। चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये उसके उदाहरण हैं। दूसरी तरफ डेमोक्रेसी तो बड़ा साफ है कि डेमोक्रेसी के कई रूप होते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और जैसा मैंने कहा अभी जैसे मोनार्की डेमोक्रेसी। तो जहां राजतंत्र है, वहां डेमोक्रेसी की व्यवस्था हो, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है, तो बहुत क्लियर होना चाहिए। नंबर ऑफ एग्जांपल हमने दिए। इसी तरह आपको आश्चर्य होगा, आज अगर लगभग 206 देश अपने आप को संप्रभु कहते हैं
और 206 देशों में से लगभग 159 देश अपने आप को रिपब्लिक या गणतंत्र कहते हैं। अब वो सही है या गलत है, लेकिन सहारा लेते हैं गणतंत्र कहने, क्योंकि चाइना और कोरिया जिस तरह की रिपब्लिक हैं, वो आप जानते हैं। साथ ही साथ इस रिपब्लिक में कई-कई बार लोकतांत्रिक भावनाओं का अपमान भी, जैसे कई इस्लामिक राष्ट्र हैं जो अपने आप को रिपब्लिक मानते हैं। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो। अभी-अभी अफगानिस्तान की जो सरकार चेंज हुई और तालिबान आया, उसने भी अपने आप को रिपब्लिक घोषित किया। तो यहां पर जब हम इस्लामिक स्टेट्स को देखते हैं, मतलब जो अपने आप को धार्मिक राज्य घोषित करते हैं, उन्होंने भी अपने आप को इस्लामिक गणतंत्र घोषित किया। और जब इस्लामिक गणतंत्र घोषित किया, इसका मतलब मैं अगर अपने पड़ोसी की बात करूं, साझे इतिहास की बात करूं, भाई चाहे जैसा भी है अपना है, वो कहते हैं ना टेढ़ा है पर मेरा है। तो पाकिस्तान जो है, वहां की अगर बात करें तो एक चीज बड़ा साफ है कि वहां का जो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त होगा, लोकतंत्र है, जो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त होगा वो मुस्लिम कम्युनिटी का ही होगा। तो ये भी एक अपने आप को गणतंत्र तो घोषित कर रहा है, लेकिन साथ साथ सेलेक्टिव है। उसने एक बार लगा दिया कि यही लोग बन सकते हैं, तो वो धार्मिक आधार पर अपने आप को इस्लामिक घोषित। तो इस तरीके से गणतंत्र कई प्रकार के आपको दिखते हैं, देखे जा सकते हैं, लेकिन हम और आप गर्व से कहें, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। और हम क्या हैं, तो जैसा मैंने आपको प्रस्तावना दिखाया, हम लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, गणतंत्र हैं, और इसीलिए हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो एक ये भी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र है तो गणतंत्र है, और अगर गणतंत्र है तो लोकतंत्र होगा ही। लेकिन इसको थोड़ा सा दांवपेच करके सभी देश ये क्लेम करते हैं कि वो रियल सेंस में गणतंत्र हैं, लेकिन वहां की परिस्थिति, वहां की राजनीति ऐसा बताती है कि वस्तु इस। इसके बाद एक छोटी सी बात ये आती है कि जब हम आज के दौर में, आप देख रहे होंगे जुडिशरी में बहुत सारी लड़ाई चल रही है। जुडिशरी मतलब हम कहें जुडिशरी बनाम एग्जीक्यूटिव की, और ये चल रहा है खासकर कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, भाई न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर। तो कॉलेजियम सिस्टम, और इससे पहले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी, सरकार कहती है कि भारत विश्व का एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां के न्यायाधीश ही चुनते हैं। और इसी कॉलेजियम पद्धति के कारण, क्योंकि चुनना किसे, जज को, चुनेगा कौन, जुडिशियली सिस्टम। तो कभी कभी नेपोटिज्म का आरोप लगा है, और इस समय खासकर बहुत तेजी से यह मांग उठी है कि इसको डिफाइन किया जाए। और एनजेएसी, आपको पता है 99 संविधान संशोधन से यह लाया गया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे मूल ढांचे का उल्लंघन बताते हुए इसे नकार दिया। अब मैं ये बात यहां क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि इन दोनों में एक शब्द और आता है कि कौन सॉवरिन है, तो एक शब्द है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म। और संविधानवाद वह विचारधारा है जहां संविधान प्रमुख है। कौन प्रमुख है, संविधान प्रमुख। तो संविधान की बातों को, संविधान के, संविधानवाद में ऑब्वियसली इसमें यह देखा जाता है संविधान के मूल तत्व क्या है, संविधान की विचारधारा को बनाए रखने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता, मतलब उसका आधार क्या है। तो इन सब की बात, तो हमें इस पूरी उसमें संविधानवाद को भी समझना होगा, और संविधानवाद को समझने के समय गणतंत्र का शब्द फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 26 जनवरी हमारे देश के लिए, हमारे भारत के इतिहास के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आपको समझना चाहिए। और हम
फिर बड़े गर्व से कह सकते हैं कि आजादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन अपने अनुसार जीने, अपने अनुसार शासन करने, अपने अनुसार कानून बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ और इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और ये हमारे लिए एक बहुत गर्व का दिन है।